नमस्कार। एक 33 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने है। 17 जनवरी 1988 को रात के 9:30 बजे आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कुंडली में सिंह लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे थे। लगन के स्वामी सूर्य देव हैं और राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। चंद्रमा 11 डिग्री का है, मूल नक्षत्र में पैदा है। ऐसे बच्चे मूलों में पैदा होते हैं, जिसमें जब बच्चे का जन्म होता है तो बचपन के समय में 27 दिन के बाद उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। ये मूल के पैदा होने का मतलब होता है। शुरुआत करते हैं लगन से। एक स्थिर लगन, रॉयल साइन का लगन है सूर्य, जो स्वभाव में स्थिरता, गंभीरता देता है। आत्मसम्मान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, यानी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा कर रखने वाले, लेकिन स्वभाव में थोड़े बहुत अहंकारी भी होते हैं। राजा के समान जीवन जीने के गुण ऐसे लोगों के भीतर देखे जाते हैं। कुंडली में लगन का मालिक सूर्य 6ठे घर में बैठा हुआ है, धन योग में है। बुध उसके साथ है, 6ठे घर में है। यानी लग्नेश का 6ठे घर में शत्रु राशि शनि की राशि में जाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ जीवन को संघर्षरत बनाता है। जब आपका लग्न और आपके दो व्यवसाय, दो धन देने वाले ग्रह 6ठे घर में बैठें तो जीवन में व्यक्ति किसी के अधीन कार्य करके, नौकरी करके, चाहे सरकारी नौकरी करके, चाहे अच्छे ओहदे पे काम करके, लेकिन एक नौकरी करके जीवन में धन उत्पन्न करता है। ऐसे यानी ऐसे लोगों के भीतर काबिलियत होती है, वो जीवन में कार्य करते हुए, नौकरी करते हुए धन प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवन में उनको एफर्ट्स काफ़ी करने पड़ते हैं। यानी संघर्ष से प्राप्ति करने का एक योग है, क्योंकि धन योग जब 6ठे घर में बैठा हुआ बनता है तो ये संघर्ष से धन देता है, लेकिन धन अवश्य मिलता है। तो ये उस प्रकार से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। शनि की राशि में सूर्य का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, यानी जब लग्नेश 6ठे घर में हो, शत्रु की राशि में हो, तो जीवन को संघर्षरत बनाता है। अचीवमेंट्स होते हैं लेकिन परेशानी के साथ। योग कारक मंगल इस कुंडली में है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देने वाला ग्रह 4थे घर में स्वग्रही होकर बैठा है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख देने वाला ग्रह होता है। प्रॉपर्टी स्वयं के बल पर भी बना लेंगे, परिवार की तरफ से भी व्यक्ति को सहयोग मिलता है। जब भी व्यक्ति जहाँ भी वो पैदा होता है वो अच्छी परिस्थिति में होता है, या ये कह लीजिए कि उनके पैदा होने के बाद घर परिवार के अंदर तरक्की होनी शुरू हो जाती है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है मंगल की दशा में। महिलाओं की कुंडली में शनि चंद्रमा का योग अच्छा नहीं माना जाता। वो इसलिए है कि चंद्रमा को शास्त्र कहता है आपकी मानसिकता का मालिक है, और शनि उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, क्योंकि शनि स्वभाव में अशुभ है। जब शनि चंद्रमा का योग किसी कुंडली में हो तो इसको विष योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति भीतर ही भीतर बहुत सारी बातें अपने जीवन में लेकर रखता है, बहुत सारी उलझने, बहुत सारी परेशानियां लेकर जीता है। किसी से आसानी से शेयर करता नहीं, अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बातें चलती रहती हैं, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, परेशान होता रहता है। मन के अंदर नकारात्मकता आना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हुए चले जाना, ऐसी दशाओं के अंदर ही देखा जाता है कि जीवन में शनि या चंद्रमा की दशाएं आएंगी तो आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम देंगी। यानी इसको मैं मानसिक परेशानी, मेंटली प्रॉब्लम्स की कॉम्बिनेशंस कहता हूँ, क्योंकि कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों ही अच्छे स्थान के मालिक नहीं है। चंद्रमा 12वें घर का मालिक है तो शनि 6ठे घर का मालिक है। यानी आपकी मानसिकता के ऊपर जब ग्रहण पड़े, जब आपकी मानसिकता के ऊपर कोई प्लेनेट का प्रभाव हो, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा सोचना, इस कॉम्बिनेशंस के कारण आता है। बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र दशम भाव का मालिक होकर अपने से दशम में बैठा है। उसको योग कारक मंगल की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है। अगर सिर्फ शुक्र के हिसाब से देखें तो ये शुरुआती तौर पे ब्यूटी ऑफ मैरिज देने में प्रॉब्लम करता है, यानी शुरुआती तौर पे वैवाहिक जीवन में परेशानी देने की एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन बाद में यह स्थिति ठीक हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति नवांश कुंडली में 7म भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। ये नवांश कुंडली आपकी मैरिड लाइफ के लिए जानी जाती है, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब शुक्र दशम भाव का मालिक होकर अपने से दशम में, यानी व्यक्ति फिर से किसी न किसी कार्य के प्रति आसक्त दिखाई देता है। यानी ऐसे लोग जीवन में अगर खाली बैठ के घर पे अपना जीवन बिता दें तो ये ठीक नहीं है। इन्हें अपनी काबिलियत को सामने लाना चाहिए और जीवन में वर्किंग होकर कार्य करने चाहिए।
उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब बात करता हूं मैं आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की। जब 5वें घर का और 8वें घर का मालिक बृहस्पति हो, अष्टम भाव में बैठा हो, राहु केतु एक्सस में हो और पंचम भाव में छठे घर का मालिक शनि हो, तो बृहस्पति को कहते हैं संतान का कारक, संतान देने वाला ग्रह। और जब वो इस प्रकार से अष्टम में हो और संतान भाव पर भी शनि और चंद्रमा बैठे हों, संतान प्राप्ति में बाधा, संतान प्राप्ति में देरी के कॉम्बिनेशंस ऐसे कहे जाते हैं। इसको कहते हैं हम देरी से संतान का सुख मिलना, या किसी न किसी प्रकार की परेशानी से या ट्रीटमेंट चलवा कर उसका आपको फायदा होता है। उसके बारे में अभी आगे और चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप संतान के हिसाब से काफ़ी कमजोरी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन दिखता है। आप यहाँ देखिएगा शनि और चंद्रमा कि आपके पंचम का मालिक अष्टम भाव में है और उसमें शनि और चंद्रमा छठे और 12वें के मालिक होके बैठे हैं, तो पहले ही अपने आप में एक देरी का कॉम्बिनेशन यहाँ दिख गया है। संतान देखने के लिए हमेशा से सप्तांश कुंडली देखनी चाहिए। सप्तांश कुंडली में बृहस्पति लग्नेश होकर चौथे घर में राहु केतु एक्सस में बैठा है, जो ये कहता है हाँ संतान तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो पंचम का मालिक है, देखिए यहाँ के पंचम का मालिक अष्टम में था राहु केतु एक्सस में, तो यहाँ भी पंचम भाव का मालिक अष्टम में है, नीच का होकर सूर्य के साथ है। फिर से संतान से संबंधित बाधा परेशानी के योग। जब इस प्रकार से अष्टम की स्थिति आती है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, कंसीव हो जाता है तो उसके बाद मिसकैरेज भी हो जाते हैं। कभी कभी एक दो बार कंसीव हुआ और मिसकैरेज हो गया, वो प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखी जाती है। अब थोड़ा सा आपके सवालों पर भी मैं आऊँगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा इसके बारे में। अभी चंद्रमा की महादशा आपके जीवन में चल रही है सन 2015 से, 15 से लेकर 25 तक चंद्रमा चलेगा। कौन है चंद्रमा? चंद्रमा द्वादशेश हैं, छठे घर के मालिक के साथ हैं। चंद्रमा की दशा में हेल्थ इश्यूज आएंगे, चंद्रमा की दशा में मानसिक परेशानियां होंगी, चंद्रमा की दशा में संतान से संबंधित परेशानियां, संतान की हानि, मिसकैरेज होना या संतान का प्राप्त ना होना भी ऐसा चंद्रमा की दशा से दिख रहा है। नवांश कुंडली में चंद्रमा को देखिएगा तो यहाँ राहु केतु एक्सस में है, शनि से दृष्ट है। वहीं सप्तांश कुंडली में चंद्रमा को मैं देख रहा हूं तो यहाँ शनि की राशि में शनि से दृष्ट है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। यानी अब इस हॉरोस्कोप में एक पक्का वाला कॉम्बिनेशन बना कि चंद्रमा की दशा के अंदर मुश्किल से संतान होगी। जब ग्रह का अष्टम से संबंध बने तो डॉक्टरी उपचार से, डॉक्टर के सहयोग से, दवाई गोलियों से, उपचार से संतान का सुख मिलता है। या आज के समय में जो संतान प्राप्ति के योग चलते हैं, सैरोगेसी है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, आईवीएफ वगैरह कराते हैं लोग बाग, वो इन्हीं कॉम्बिनेशन से निकल के आता है कि जब प्लेनेट बार बार अष्टम से संबंध बनाए तो किसी प्रकार का ऐसा साधन इकट्ठा करना पड़ता है व्यक्ति को जिससे डॉक्टर का सुख सहयोग हो या टेक्नोलॉजी के हिसाब से संतान हो, क्योंकि यहाँ नेचुरल तौर पे संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी नेगेटिव कॉम्बिनेशंस दिखते हैं। आपका सवाल संतान प्राप्ति कब होगी? चंद्रमा की दशा है, यानी एक चीज़ तो आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि भाई साहब पूरी तरीके से डॉक्टर के पास जाओ, उनको बोलो कि जी बताइए क्या करना है, क्या हमें किस तरीके से संतान प्राप्त हो सकती है, उससे ही आपको संतान प्राप्त होगी। बाकी कुछ रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, उन रेमेडी को करने से भी आपको संतान में प्राप्ति के योग बढ़ेंगे, लेकिन वो उपचार, वो उपाय आपको लगातार करने होंगे। दशा चल रही है चंद्रमा में बुध जून 22 तक। बुध के बाद आएगी आपको केतु, केतु के बाद आएगा आपको शुक्र। शुक्र एकादशेश होके पंचम में है, सूर्य, चंद्र और फिर मंगल। शुक्र 2023 ज्यादा दिखाई देता है मुझे एक संतान से संबंधित योग के लिए, लेकिन कुंडली जैसा मैंने देखा ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में तकलीफें बहुत आती हैं। उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, डॉक्टर का पूरा ध्यान लेंगे तो आपको वो योग बन भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2023 में संतान का योग दिखता है। फाइनेंशियल सेटलमेंट कब होगा?
क्राइसिस इन करियर कह लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां कह लीजिए, वो चंद्रमा की दशा से दिखती भी हैं। कि जब एक चंद्रमा द्वादश का मालिक हो, छठे के मालिक शनि के साथ बैठे, यहाँ भी राहु केतु एक्सेस में शनि के साथ हो, तो ये तो पक्की बात है कि चंद्रमा की दशा तक कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं होना। चंद्रमा की दशा तक लाइफ में स्ट्रगल चलेगा, 2025 के मार्च तक चलेगी। जब योग कारक मंगल की महादशा आएगी तब कहीं जाकर आपको जीवन में कुछ फाइनेंशियली बेटर होना लगेगा। उससे पहले तो सर मैं नहीं कह सकता कि आपको पैसे से संबंधित कोई संतुष्टि होने वाली है। आगे का समय कैसा रहेगा, जब तक चंद्रमा की दशा चलेगी तब तक हेल्थ इश्यूज बनेंगे, मानसिक चिंताएं बनेंगी, फाइनेंस की स्थिति ऐसी रहेगी आने और जाने वाली, जितना कमा रहे हैं उतना जा रहा है, कोई खास धन संचय नहीं होता, कोई खास बढ़िया तरक्की भी मैं इस चंद्रमा की दशा से नहीं कह सकता, क्योंकि मंगल की दशा आपकी बढ़िया जाएगी, चंद्रमा की दशा तो आपकी अच्छी नहीं दिखाई देती मुझे। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, नवांश ने एक चीज को बता दिया कि मैरिड लाइफ कैसी भी हो लेकिन डिस्प्यूट नहीं होंगे, यानी सेपरेशन कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ शुक्र ने एक बात को बता दिया है कि शुक्र मंगल शनि के जब प्रभाव में हो तो ब्यूटी ऑफ मैरिज में कमी होती है, यानी शादी होना एक अलग चीज है, शादी के बाद शादी जैसा सुख मिलना, अंदरूनी रूप से सुख महसूस करना एक कारण हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स हों। एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका शनि चंद्रमा का योग पंचम में है, तो संतान के कारण भी, संतान ना होने के कारण भी आपके और आपके पति में मतभेद हो सकते हैं। एग्रेसिव बहुत होता है, वो कैसे शांत करें, ये शनि चंद्र के कॉम्बिनेशन से, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भैया ये मानसिकता के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। व्यक्ति कब क्या कहने लगे, कब क्या सोचने लगे, कब उसको गुस्सा आए, कब वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाए, कब वो भावुक हो जाए, कब वो रोना शुरू कर दे, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से होता है। और ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि ये चंद्रमा की दशा चल रही है। ग्रह अपनी दशा में जब फल देते हैं, जब वो अपनी दशा में आते हैं। आपका चंद्रमा पीड़ित है, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, उसकी दशा आ गई, आपको प्रॉब्लम हो गई। आपका चंद्रमा यहाँ भी राहु केतु एक्सेस में शनि से है, तो उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। कौन सा रतन धारण करें वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जी उससे पहले है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जरूरी, जो हेल्थ वाइज ठीक रहें, मानसिक ठीक रहें, एग्रेशन खत्म हो जाए, फ्यूचर ठीक हो जाए, संतान की प्राप्ति हो। इसलिए जो जो उपाय बताऊंगा हो सकता है वो उपाय थोड़े आपके लिए ज़्यादा हों, लेकिन आपको करने लगातार पड़ेंगे अगर आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है। सबसे पहला, रोजाना भगवान शिव का स्तोत्र पाठ रुद्राष्टकम, रुद्राष्टकम स्तोत्र पाठ के 3 पाठ करने हैं। नंबर 2, संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ना है 1 बार, रुद्राष्टकम करना है 3 बार, 1 बार करना है बजरंग बाण। ये 3 पाठ करने हैं आपको लगातार सुबह के समय, रोजाना। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूजा स्थान पर बैठिए, सबसे पहले भगवान गणेश का संकट नाशन गणेश स्तोत्र, फिर 3 पाठ रुद्राष्टकम के करिएगा, फिर 1 पाठ बजरंग बाण का हनुमान जी के लिए कीजिएगा। रोजाना संभव हो सके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, नहीं तो हर सोमवार को घर से बना के ले जाना है आपको। एक स्टील के लोटे में थोड़ी सी दही, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी, ये सब आप एक साथ एक लोटे में डाल लीजिए और उसमें और पानी डाल लीजिए, उसको भर लीजिए अच्छी तरीके से। भगवान शिव के मंदिर में जाइए, सोमवार के दिन भगवान शिव को अभिषेक कीजिए उससे, यानी जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए इस पर जल चढ़ाइए। बाद में जल से सारे परिवार को स्नान कराइए और वहीं पर खड़े होकर रुद्राष्टकम का पाठ भी करें। ये पूजा आपको दिन करनी है जाके सोमवार को मंदिर में, बाकी रोजाना की जो पूजा बताई हैं वो करनी होंगी आपको घर के अंदर। और देखिए जी, आपका बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के काम होगा नहीं, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा की दशा बहुत लंबी है और कुंडली में साफ तौर पे कॉम्बिनेशन दिख गए हैं कि भैया ये बड़ा एक कष्टकारी हॉरोस्कोप है संतान के नज़रिए से। चंद्रमा की दशा चली गई तो अभी 2025 तक तो मैं ये कहूँगा कि आप अच्छे खासी हेल्थ रहे आपकी, आप अच्छे स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से मजबूत रहें और आपको संतान मिल जाए, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो चलती रहेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन लाइफ की असली अचीवमेंट जो है वो ये है
कि आपको संतान मिल जाए और आप स्वस्थ रहें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उसके लिए उपायों का सहारा लेना पड़ेगा और ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। रही बात कि आप कोई नगीना पहन सकते हैं क्या, हाँ, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल रतन पहनना है आपको। ये शुक्र ग्रह का रतन होता है, आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ा में भी है, कर्म का मालिक भी है, तो आपको काफ़ी मजबूती भी ये देगा। तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आपको पहनना है अपनी फिंगर के अंदर, और इसको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आपको ये पहनना है। आपको हम आपके एड्रेस तक अच्छे स्टोन की रिंग बनाकर आपको देंगे, सर्टिफाइड स्टोन की, तो वो आपको रिंग पहननी होगी। उसका तरीका बताएंगे, किस दिन किस तरीके से मुहूर्त में आपको वो पहनना है, क्या दान करना है जिससे आपको वो पहन के लाभ मिले। उपाय लगातार करने पड़ेंगे, डॉक्टरी सलाह लेके चलें, संतान का सुख मिल जाएगा आपको, और ये रतन धारण कीजिएगा। अभी 2025 तक सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए संतान और स्वास्थ्य का, मानसिक स्थिति को प्रबल करने का। उसके बाद मंगल की दशा आएगी, वो आपके लिए जीवन में सब तरीके से बढ़िया होगी, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं हों। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।